आज हम एक ऐसी कविता की दुनिया में उतरेंगे जो एक खूबसूरत तस्वीर से शुरू होती है लेकिन हमें एक ठंडे बेरहम दिमाग की गहराइयों तक ले जाती है। यह सिर्फ साहित्य नहीं बल्कि रॉबर्ट ब्राउनिंग की कलम से लिखी एक साइकोलॉजिकल क्राइम स्टोरी है। एक ऐसी कहानी जो सत्ता, कंट्रोल और कला के पीछे छिपे जानलेवा घमंड को बेनकाब करती है। जरा सोचिए, आप एक ड्यूक की शानदार आर्ट गैलरी में खड़े हैं। वो अपनी पिछली पत्नी की एक पेंटिंग की तरफ इशारा करता है और ये शब्द फिजा में एक अजीब सा सस्पेंस घोल देते हैं। पिछली क्यों? एक बहुत छोटा सा शब्द है ना? लेकिन इसी एक शब्द में एक गहरा और परेशान करने वाला राज छिपा है। यही वो सवाल है जो इस पूरी कविता की जान है और आज हम इसी रहस्य की हर एक परत को खोलने वाले हैं। तो चलिए इस रहस्य की तह तक चलते हैं। इस पेंटिंग के पीछे की कहानी को समझने के लिए ना हमें पहले दो चीजें समझनी होगी। एक इस कविता को लिखने वाले का दिमाग और दूसरा वो तरीका जिससे ड्यूक खुद अपनी कहानी सुनाते सुनाते अनजाने में ही अपना जुर्म कबूल कर लेता है। रॉबर्ट ब्राउनिंग विक्टोरियन दौर के कोई आम कवि नहीं थे। वो तो इंसानी दिमाग के अंधेरे कोनों को टटोलने में माहिर थे। एक ऐसे कलाकार जो अपने शब्दों से किसी भी किरदार का मानो एक्सरे कर देते थे। और ब्राउनिंग का सबसे बड़ा हथियार था ड्रामेटिक मोनोलॉग। ये सिर्फ एक लिटरेरी टर्म नहीं है, ये वो स्टेज है जिस पर ड्यूक खुद को सही साबित करने की कोशिश में अनजाने में अपने सारे राज उगल देता है। और हाँ, ये कविता सिर्फ कल्पना की उड़ान नहीं है, इसकी जड़ें इतिहास में हैं। फेरारा के ड्यूक अल्फांसो II और उनकी जवान पत्नी लुक्रेसिया की दुखद कहानी में, जिनकी सिर्फ 16 साल की उम्र में रहस्यमयी मौत ने कई सवाल खड़े कर दिए थे। तो चलिए अब अदालत में सीधे ड्यूक की गवाही सुनते हैं। देखते हैं कि वो अपनी पत्नी पर क्या-क्या इल्जाम लगाता है और किस तरह से। ये है ड्यूक का पहला आरोप। जरा उसके बात करने का अंदाज देखिए। वो ऐसे बोल रहा है जैसे उसकी तारीफ कर रहा हो, लेकिन असल में वो उसकी सादगी और जिंदगी की छोटी-छोटी खुशियों से नफरत करता है। तो डचेस की सबसे बड़ी गलती क्या थी? यही कि वो खुशमिजाज थी। उसकी मुस्कान किसी एक इंसान के लिए नहीं थी, बल्कि हर छोटी बड़ी चीज के लिए थी। और बस यही बात ड्यूक को बर्दाश्त नहीं हुई। और यहाँ ड्यूक के घमंड का असली चेहरा सामने आता है। उसे इस बात से तकलीफ थी कि डचेस उसके 900 साल पुराने नाम और किसी आम इंसान के दिए तोहफे में कोई फर्क नहीं करती थी। देखिए, ड्यूक के लिए ये सिर्फ अनादर नहीं था, ये उसके वजूद पर एक हमला था। उसकी नज़र में डचेस एक जीती जागती इंसान नहीं, बल्कि एक कीमती चीज थी जिसे सिर्फ और सिर्फ उसकी पूजा करनी चाहिए थी। हमने सबूत देख लिए, अब चलिए थोड़ा और गहराई में उतरते हैं और ड्यूक के कहे शब्दों का असली मतलब समझते हैं। पर्दे के पीछे झांकते हैं। यहीं पर अनरिलायबल नैरेटर यानी अविश्वसनीय कहानीकार का कॉन्सेप्ट सामने आता है। ड्यूक खुद को एक बेचारे पति की तरह दिखा रहा है, लेकिन उसके ही शब्द उसकी जालिम और कंट्रोलिंग सोच को उजागर कर देते हैं। वो अपनी पत्नी को इंसान नहीं, अपनी जायदाद समझता था। और फिर आता है वो पल, वो कबूलनामा, कविता की सबसे ठंडी और सबसे डरावनी लाइनें। सोचिए, वो सीधे सीधे हत्या शब्द का इस्तेमाल नहीं करता। वो इसे कितनी शान से कहता है, मैंने आदेश दिए, और बस सारी मुस्कुराहटें एक साथ बंद हो गईं। यही वो लाइन है जो उस राज को खोलती है कि पिछली डचेस को मार दिया गया था। लेकिन रुकिए, कहानी यहां खत्म नहीं होती। ड्यूक के आखिरी शब्द सिर्फ दिखावा नहीं है, बल्कि ये उसकी होने वाली अगली पत्नी के लिए एक छिपी हुई धमकी है। वो बड़ी चालाकी से बातचीत का रुख एक और आर्ट पीस की तरफ मोड़ देता है, नेपच्यून की एक मूर्ति। लेकिन ये सिर्फ एक मूर्ति नहीं है, ये एक प्रतीक है, एक चेतावनी है। ये मूर्ति ड्यूक की पूरी मानसिकता को एक तस्वीर में दिखा देती है। जैसे नेपट्यून, जो समुद्र का देवता है, एक छोटे से समुद्री घोड़े को काबू में कर रहा है, ठीक वैसे ही ड्यूक अपनी पत्नियों पर पूरा कंट्रोल चाहता है। ये उसकी अगली पत्नी के दूत के लिए एक खुली चेतावनी है। तो हमने ड्यूक का पक्ष सुना, सबूतों की जांच की, और अब समय है आखिरी फैसले का। आखिर ड्यूक के किरदार का सच क्या है और ये कविता हमें क्या सिखाती है? इस कविता से हमें 3 बहुत जरूरी बातें सीखने को मिलती हैं। पहली, ड्यूक ने डचेस को एक इंसान के बजाय एक वस्तु की तरह देखा। दूसरी, ये ड्रामेटिक मोनोलॉग का एक परफेक्ट उदाहरण है, जहां बोलने वाला खुद ही अपनी सच्चाई दुनिया के सामने रख देता है। और तीसरी, ये कविता दिखाती है कि कैसे कला और संस्कृति के पर्दे के पीछे भी घमंड और सत्ता का खतरनाक खेल चल सकता है। आखिर में ये कविता हमें एक बहुत अहम सवाल के साथ छोड़ जाती है
यह हमें सिखाती है कि हमेशा सतह के नीचे झांकना जरूरी है, क्योंकि अक्सर